नमस्कार, सीधी बात में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 24। हमारे साथ आज खास मेहमान मौजूद हैं, रुद्र प्रताप दुबे, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। न्यूज़ प्लस 24 में सर आपका स्वागत है। नमस्कार। तो आइए सिलसिला बढ़ाते हैं, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड की तरफ। सर सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे, हमारे देश की लोकतंत्र में युवा राजनीति का क्या भविष्य है? विवेक जी, पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपने शो में बुलाया और मुझे समय दिया। देखिए, सवाल जितना छोटा होता है, जवाब उतना ही बड़ा हो जाता है। आपने 3 लाइन में गागर में सागर भर दिया है, इसको समेटना बहुत मुश्किल है। देखिए, राजनीति चल रही है तो सिर्फ युवाओं के दम पर, भले ही वो साइड के उस पार ना खड़े हों। सदन में आपको उनकी भूमिका कम होती हुई दिख रही हो, लेकिन ये जो सरकारें बन रही हैं, ये बहुतायत युवा वोटर्स की वजह से ही बन रही हैं। आप अगर इलेक्शन कमीशन के आंकड़े देखेंगे, तो हर बार आने वाले चुनाव में वो एक आंकड़ों के साथ आते हैं कि इस बार इतने वोटर बढ़ गए। ये वोटर वही होते हैं जो 18 साल से अधिक की आयु में आ जाते हैं। अगर आप घोषणा पत्रों को उठा के देखें राजनीतिक दलों के, शुरुआत की 3 घोषणाएँ के बाद जो चौथी घोषणा होती है, वह यूथ से ही रिलेटेड होती है। कहीं पे कोई प्रदेश सरकार स्कूटी देने का वादा कर रही है, किसी प्रदेश की सरकार लैपटॉप देने का वादा कर रही है, कहीं स्मार्टफ़ोन, टैबलेट्स की बातें हो रही हैं, कहीं खेल से जोड़ने के लिए सब्सिडी देने की बातें हो रही हैं। ये सारी योजनाएँ यूथ सेंट्रिक ही हैं, वह यूथ को ध्यान में रख के ही बनाई जा रही हैं। राजनीतिक दलों की कार्यप्रणालियों को अगर आप देखें, तो सरकार में वो कितना प्रतिनिधित्व दे रहे हैं वो अलग विषय है, लेकिन संगठन के तौर पर उनके युवा मोर्चों के जो अध्यक्ष हैं, वो जी। लगातार मीडिया स्पेस को ले रहे हैं। हम अभी इतने वक़्त लगभग सभी बड़े राजनीतिक दलों के युवा अध्यक्ष को जानते हैं, इस वजह से कि न केवल वो सोशल मीडिया पे सक्रिय हैं, बल्कि वो लगातार स्पेस को भी ले रहे हैं, जिस स्पेस को पहले तथाकथित बड़े लोग लेते थे। तो ये तो रही इस साइड की बात। जी। लेकिन राजनीति में जिस प्रकार से युवाओं की भागीदारी आप बता रहे हैं अहम मानी जाती है, लेकिन युवाओं के लिए आरक्षण क्यों नहीं है? नहीं, युवाओं ये के लिए एक क्यों नहीं अतिरिक्त सीट दिया गया कि हाँ, युवाओं को इतना होना चाहिए? जी। अ, ये देखिए, भारत के लोकतंत्र में हमेशा से ये माना गया कि 2 लोग हैं जिन्हें समुचित न्याय नहीं मिला। एक तो वो जातियाँ जो दलित होने के जिनके हम नाम से जानते हैं, जो दलित हैं, और दूसरा स्त्री, जिनको ये माना गया कि आज़ादी के लंबे वर्ष के बाद तक वो अपने पति या पिता या भाई की मर्ज़ी से, इच्छा से वोट डालती थीं। वो स्वतंत्र वोटर के तौर पे नहीं थी। तो अगर आरक्षण की बात उठी, तो भारतीय संविधान में इन्हीं 2 को लेकर मानी गई। भारतीय संविधान युवाओं को इस काबिल नहीं समझता कि उनको अपना अधिकार लेने के लिए सरकार द्वारा प्राप्त किसी आरक्षण की आवश्यकता पड़े। ना वो ये माना जाता है कि युवा ऐसी कौम है जिन्हें आरक्षण की ज़रूरत है। देखिए, युवा की जो परिभाषा है, वो सामाजिक जीवन के लिए अलग है। हम लोग जब ग्रेजुएशन में आते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं वो व्यक्ति युवा है। लेकिन राजनीति में वो 25 साल की युवा से स्टार्ट होता है। तो राजनीति में जो आदमी 26 साल का है, वो वहाँ के लिए बिल्कुल युवा माना जाएगा। 30 साल में भी युवा है, 40 साल में, क्योंकि उसकी राजनीति की उम्र 15 साल की हुई। अगर वो 40 का है, तो उसके 25 से 40 की उम्र 15 साल ही हुई। तो राजनीति में युवा की परिभाषा थोड़ी-सी बदल जाती है। मुझे ये भी लगता है कि जब ये प्रक्रिया हो रही थी और संविधान में इस पे बहसें हो रही थी, तो एक लंबी बहस चली। उस बहस के बाद ये तय हुआ कि एक बेहद मैच्योर चीज़ होती है सदन में जाने के लिए। आप देखिए, पार्षद के लिए अलग उम्र का निर्धारण होता है, लेकिन जब आप विधानसभा जाते हैं तो अलग उम्र का निर्धारण हो जाता है। तो एक युवा का जो एक मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है, जो ये ज़रूरत होती है कि किस तरीके से आपको विषय को ना केवल समझना हो, बल्कि उसे पेश भी करना हो, उन समस्याओं से आपको जूझने की ताकत भी मिले। तो ये जब सारी चीज़ों को समेटने की कोशिश होती है, तो ये वही एज आती है जो इतने वक़्त भारत की लोकतंत्र ने प्रदान कर रखी है, और मुझे लगता है अगर आपके हाथ में ताकत है, पुरुषार्थ है, तो आरक्षण की आवश्यकता होनी भी नहीं चाहिए। जी। सर हमारे देश की राजनीति में परिवारवाद एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, क्योंकि बहुत सारे युवा हैं जो कर्मयोगी हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, देश और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन परिवारवाद के चक्कर में कई लोग वो आगे नहीं मुकाम ले पाते हैं। विवेक जी, बहुत सही बात कही आपने।
आप अपनी चारों तरफ नज़र घुमा के देख लें, केंद्रीय राजनीति से लेकर प्रदेश की राजनीति तक आप नाम गिनाते जाइए, सारे सब ही सबके पिता, चाचा या घर का कोई एक शख्स राजनीति में रह चुका है। आप जितने भी युवा नेताओं के नाम होंगे, आप देख लीजिएगा। 1-2 को आप छोड़ दें, जो जिनको अलग आप समझते हैं, ना तो एक जितनी भी आप युवा देख रहे हैं, चाहे आप राहुल गांधी देख रहे हैं, चाहे आप चिराग पासवान देख रहे हैं, चाहे आप तेजस्वी यादव देख रहे हैं, चाहे आप अखिलेश यादव को देख रहे हैं, चाहे आप सचिन पायलट को देख रहे हैं, चाहे आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख रहे हैं, एक लंबी फेहरिस्त है, आप गिनाते चले जाइए और वो सब सियासी खानदान से हैं। असल में ये ना केवल कार्यकर्ताओं के हक मारने जैसी बात हो गई है, बल्कि वो युवा जो नेता बनने के लिए आता है, वो उम्र के एक बड़े फासले तक एक समर्थक मात्र बन के रह जाता है। वो किसी की फॉर्च्यूनर पे पीछे बैठ के चल रहा है, सिर्फ़ इसलिए कि कभी उसे मौका मिलेगा। वो किसी बाइक पे झंडा उठा के सिर्फ़ इसलिए चल रहा है कि कभी उसे मौका मिलेगा। लेकिन दिल्ली से आया हुआ, लखनऊ से आया हुआ, पटना से आया हुआ कोई नेता पुत्र ना केवल टिकट पाता है, बल्कि जीत में सदन में चला जाता है और वो उसी झंडे को थामे रहता है। तो परिवारवाद ने तो दीमक की तरह चाटा है और शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से हमला परिवारवाद पे कर लेते हैं, ये कोई कर नहीं पाता। ये साहस की बात होती है और ये साहस भारतीय लोकतंत्र में तभी आएगा जब परिवारवाद से दूर रहने वाले लोगों को उचित कुर्सियाँ मिलेंगी, तभी वो इस दंश को समझ पाएँगे। जी, विवेक जी। जी, बिल्कुल। सर, लोकतंत्र का महापर्व चुनाव को कहा जाता है। जिस प्रकार से चुनाव का एक अहम रोल है, उसी प्रकार से हम अपने नेता को चुनते हैं। जनता काफ़ी सजग होती है चुनाव को लेकर। तो क्या लगता है कि हमारे देश में जब चुनाव आते हैं, तो कई तरह के प्रलोभन लोग देते हैं कि हाँ, ये होगा, वो होगा। तो किस हद तक चुनाव में प्रलोभन, यानी नेताओं का जो जाल होता है, उसके में फँस जाती है हमारी जनता? या यूँ कहें कि जातीय जनगणना कितना प्रभावित करती है? विवेक जी, इधर एक शब्द बहुत तेज़ी से चला है, न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल कॉलम में छाया रहा रेवड़ी कल्चर, जिसको आपने कहा कि लोभ वाला चीज़ें। आपको मैं कुछ दिखा के बुला रहा हूँ अपने पास कि मैं आपको ये दूँगा, आप मेरे पास आ जाइए। देखिए, भारत की राजनीति बेहद विस्तृत है विवेक जी, इसको ऐसे समझने से कोशिश कीजिए कि उत्तर प्रदेश में जब आप चुनाव आते हैं, तो यहाँ पर प्रलोभन के बजाय जाति धर्म पे अधिक चुनाव होते हैं। यहाँ पे आप 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा करने के बाद भी नहीं जीत सकते जब तक आपकी जातीय गणित ठीक ना हो। लेकिन अगर आप यहीं पे कर्नाटक और तमिलनाडु चले जाइए, तो वहाँ पे क्षेत्रीय दलों की पिछले 10 या 15 साल की राजनीति पे आप उठा के देखें, तो कोई वॉशिंग मशीन फ्री दे रहा है, कोई स्कूटी दे रहा है, कोई टीवी दे रहा है और शायद इसी वजह से वहाँ पे ये रेवड़ी कल्चर अधिक है। जयललिता जी के समय और उसके बाद के समय में जिस तरीके से मुफ्त उपहारों की बारिश हुई, तो लगभग साउथ इंडिया का कल्चर आप चुनावी कल्चर देखें, तो वहाँ पर इस तरीके के तोहफ़ों को देने की ना केवल शुरुआत हो चुकी है, बल्कि अब वो स्थापित हो गए। अगर अब आपको वहाँ पे राजनीति करना है, तो इन्हीं तोहफ़ों से या इनसे बढ़कर आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो भारत की राजनीति इतनी विस्तृत हो गई है और इतनी खर्चीली हो गई है कि अगर आप मुझे पूछें कि युवा इसमें कम क्यों आता है, तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि इतने खर्चा के लिए वो कहाँ से तैयार हो पाएगा? क्या उसके पास इतनी कमाई का स्रोत है कि नहीं? अब आपको पूछना चाहिए कि इसमें से क्या सुधार हो सकता है? आपने जातिगत जनगणना की बात की, बिल्कुल ठीक बात है, उस पे भी बात हो जाएगी। लेकिन अगर वास्तव में चुनावी खर्चे को किसी तरीके से इलेक्शन कमीशन कम कर दे, तो जी। युवाओं की भागीदारी पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ जाएगी। कैसे कम कर दे? कोई ये रॉकेट साइंस जैसी बात नहीं है विवेक जी। कोविड का समय था, चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कराए और चुनाव में उसने प्रचार को बड़ी रैलियों से तब्दील कर दिया ई-प्रचार में। उसने कहा कि आप ई-जनसभा कीजिए, लोगों को बुलाइए और वेब से बात कीजिए और चुनाव प्रचार में 64% का कमी आ गई। आप ये देखिए जो पैसे अंधाधुंध खर्चे होते थे, 100 गाड़ियाँ चल रही हैं, डीज़ल लग रहा है, पेट्रोल, पोस्टर, सारी चीज़ें हो रही हैं, वो एकदम से सिमट गई। अब आप जब आप ये कहते हैं आपको पर्स लेके चलने की ज़रूरत नहीं, आपके पास पेटीएम है, गूगल पे है, तो अब आप क्यों इतना खर्चीला प्रचार कर रहे हैं? तो आप प्रचार करने के लिए भी इतनी रैलियों को क्यों रख रहे हैं? क्यों नहीं इंटरनेट का इस्तेमाल करते? क्यों नहीं इस तरह की वोटिंग को लेके आते? क्यों नहीं आधार कार्ड के वेरिफिकेशन के दौरान हमको वोट डालने की सुविधा देते? ना केवल वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, बल्कि खर्च भी घटेगा और युवा ज़्यादा आ पाएँगे। अब बात होगी जातिगत जनगणना की। विवेक जी, ये ध्यान रखिए कि देखिए पॉलिटिकल साइंस एक सिलेबस का सब्जेक्ट है। बाकायदा इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होता है और उसके बाद पीएचडी की डिग्री दी जाती है।
कोई एक व्यक्ति अगर राजनीति विज्ञान को पढ़ के आ रहा है और पढ़ के आने के बाद वो समझ चुका है कि देश की वैदेशिक नीति क्या होनी चाहिए, देश के आंतरिक मसलों पे कैसे आपको सुझाव या सलाह देना चाहिए, देश के आने वाले खतरों में किस तरीके से साइबर हैकिंग एक बड़ा खतरा है। तो इस तरह की समस्याओं से हटके मैं आपसे बात करूं कि आप जाति पे बात कीजिए, आप ये बात कीजिए कि आपकी संख्या कितनी है, और आप फिर उसके बाद ये नारा लगाइए जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र सभी के लिए है, तो फिर ये नारा तो सभी के लिए नहीं, आप तो कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये तो आप खुद ही गैर बराबरी वाली बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बहुसंख्यक, राजनीति के हिसाब से जातिगत की बात कर रहा हूं, कि बहुसंख्यक लोगों की हिस्सेदारी ज्यादा होनी चाहिए। ये तो समाजवाद नहीं है, ये तो भारत का लोकतंत्र नहीं है। इस तरह के नारों से परहेज करना चाहिए। देश को इतने वक्त बात करनी चाहिए अच्छे रोड की, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज की, अच्छे एआई की पढ़ाई की। आपको आप सिलेबस में एआई चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आप दुनिया से पिछड़ने जा रहे हैं। आपको समझ ही नहीं है कि डीजल से मूल्यवान डेटा हो चुका है। तो जब तक आपको युवाओं को इस बारे में नहीं जागरूक करेंगे और जातिगत जनगणना पर लड़ते रहेंगे, मुझे लगता है आप उसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पे बिहार पहुंच रहा है। 4 साल के पहले के बिहार को देखिए और अभी के आप बिहार को देखिए, वही पुराने मुद्दे, वही थके हुए चेहरे और बिहार वैसी ही बातें। जी, जी। बिहार की बात हुई है तो हमें जाति जनगणना को लेकर एक चीज़ पूछ जानना चाहेंगे आपसे। जातीय जनगणना क्या वाक़ई में देश के लिए ज़रूरी है? आपको क्या लगता है? विवेक जी, किसी भी व्यक्ति की जाति जानना देश के लिए क्यों जरूरी है? मैं आपको पूछ रहा हूँ कि तमाम ऐसे लोग हैं, अमिताभ बच्चन साहब हुए, क्या देश में लोकप्रिय इसलिए हुए कि उनकी जाति कुछ-कुछ थी? गांधी जी की कौन सी जाति थी जो देश ने उनको अपने सर माथे पे बैठाया? सचिन तेंदुलकर को जो वो क्रिकेट ऑफ गॉड बोलता है, वो किस उनकी जाति की वजह से बोलता है क्या? देखिए, नहीं, योग्यता होती है। आप योग्य जाति किसी भी पायदान पे मायने नहीं रखती जब तक कि आप उसे नहीं बताना चाहें या जताना चाहें या आपके लिए वो गौरव बोध का प्रतीक ना ही हो। देखिए, ये आपकी कमाई चीज नहीं होती, ये आपको प्राप्त होती है आपके माता पिता के द्वारा। तो माता पिता की प्राप्त हुई चीजों का आदर किया जाता है, उसके लिए गाया नहीं जाता। गाते आप उसके लिए हैं जिसको आप अर्जित करते हैं, जो आप अपने पौरुष से पाते हैं। अगर आप मेरिट में आए हुए हैं इंटर में और आप उसके बारे में बात करते हैं तो आप अच्छी बात कर रहे हैं। आप किसी डिबेट कंपटीशन में जीत के आए हैं, डिग्री कॉलेज स्टैंडर्ड पे आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं। आप पीजी में कहीं के अपने डिग्री कॉलेज में आप प्रेसिडेंट चुन के आए हैं, बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं मैं इस फला जाति का हूँ, इस वजह से मुझे ये होना चाहिए, तो मुझे लग रहा है ना केवल आप खुद की प्रतिभा के साथ अन्याय कर रहे हैं, बल्कि आप सामाजिक विभेद भी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जाति बहुत छोटी सी गणना होती है। हम सब लोग भारतीय होते हैं, निश्चित तौर पे किसी न किसी जाति में पैदा हुए हैं, लेकिन अगर उसको लेकर हम राजनीति करेंगे तो हम राज्य को दूसरे ऐसे मुद्दों पे ले जा रहे हैं जहां पे अंतहीन बहस होगी और निष्कर्ष कुछ नहीं निकलने वाला। जी। सर हमारे राजनीतिक व्यवस्था में विपक्ष की क्या भूमिका है? दूसरी चीज़ हम यह जानना चाहेंगे सर कि हमारी राजनीति को लेकर लोगों की सोच काफ़ी गंदी है। लोग कहीं राजनीति से परहेज भी करते हैं। लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं हमारे राजनेताओं पे। कैसी विचारधारा को लेकर हमारे देश की राजनीति होनी चाहिए? आ, विवेक जी, असल में 2009 से 2013 का वो दौर था जिसे आप भारतीय राजनीति के निराशाजनक दौर में गिन सकते हैं। कई ऐसी चीजें हो रही थी, आप लगातार कोयला स्पेक्ट्रम का घोटाला सुन रहे थे, आप 2G घोटाला सुन रहे थे, आप गिरती हुई सरकारों के बारे में सोच रहे थे, आप देख रहे थे किस तरीके से मीडिया कभी पीछे आ रहा है, कभी आगे जा रहा है, और तमाम उन वैदेशिक चीजों को आप देखते रहे थे कि अमेरिका से आपके संबंध अच्छे हो रहे हैं, बुरे हो रहे हैं, न्यूक्लियर डील हो रही है, लेकिन जब लोकसभा में होती है तो वहां पे कैश फॉर वोट जैसी स्कीम आ जाती है और सांसद पैसे लेते हुए पकड़े जाते हैं। तो देश में बहुत उथल पुथल का माहौल था, और वो टाइम था शायद मुझे तब लगता है कि युवाओं में एक निराशा पैदा हुई, और उस निराशा पैदा होने के बाद वो एक तरीका ढूंढ रही थी जहां से गुस्सा निकल पाया। अन्ना मूवमेंट होता है अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे के साथ, और वो काफी युवाओं के गुस्से को निकल जाने में मदद देता है। भारत का लोकतंत्र जो उतने वक्त उबाल पे था, जो ये समझ नहीं पा रहा था क्या उसके पास नेतृत्व के तौर पे कोई नहीं है जो उसे विदेश में खड़ा कर सके या देश में ताकतवर रूप से खड़ा कर पाए, और वो जो उसका उद्वेग की भावना थी वो अन्ना मूवमेंट में निकलती है।
और मुझे लगता है उसके बाद चीज़ें काफ़ी सरल हो जाती हैं। ऑस्ट्रेलियाई चिंतक थे बेटोल्ड वेस्ट कहा करते थे कि बहुत मासूम हैं वो लोग जो ये जानते ही नहीं कि राजनीति उनके घर की पारिवारिक चीज़ों को भी तय करती है। आप बीमार होने के बाद जिस दवाई को खरीद के लाए हैं उसका मूल्य क्या होगा, ये राजनीति तय करती है। आप अपने बच्चों का एडमिशन जहाँ करवाने ले जा रहे हैं उस स्कूल की फीस को कंट्रोल कौन तय करेगा, ये राजनीति तय करती है। इवन आपके घर पे जो रोटी बन रही है उसके आटे दाल का मूल्य क्या होगा, ये भी राजनीति तय करती है। तो जब आप चौड़े होके कहते हैं, जब आप फैल के कहते हैं कि मुझे राजनीति से नफरत है, तो आपको वास्तव में मालूम ही नहीं कि आप राजनीति किस कदर आपके जीवन में, आपके परिवार में घुस चुकी है। तो राजनीति का तो आप एक अंग हैं, भले ही आप मासूम बन के इससे अलग हट जाए। अब आप जब एक अंग बन चुके हैं, तो अब आप इसके बारे में बेहतर तरीके से न केवल जानने की कोशिश कीजिए, बल्कि सवाल उठाना सीखिए। सवाल जब आप उठाएँगे तो उस सवाल की सुनवाई होगी, आज नहीं होगी, कल नहीं होगी, परसों होगी। तो सवाल पूछना शुरू कीजिए। और जेपी ने ये अपनी यूथ वाली जितनी भी रिवॉल्यूशनरी थिंकिंग थी उसमें उन्होंने यही कहा था, जाति तोड़ो। जब जेपी ये कह रहे थे संपूर्ण क्रांति के आंदोलन के दौरान, तो वो सबसे पहले यही कहते थे कि जाति लगाना छोड़ दो, उसके बाद सवाल उठाना शुरू कर दो। और इन 2 चीज़ों से यूथ की और पॉलिटिक्स की समझ आपके अंदर न केवल विकसित होगी, बल्कि राष्ट्र भी खड़ा हो जाएगा विवेक जी। बिल्कुल सर, जैसा कि सर हमारे देश में राजनीतिक व्यवस्था में आप देख रहे हो वो विपक्ष का भूमिका, हम इस पर जानना चाहेंगे आपसे सर कि वर्तमान समय में विपक्ष की क्या भूमिका है और विपक्ष कितना हद तक सही काम कर रही है? देखिए, विपक्ष अच्छा काम कर रही है। अब ये आप देख लें, अगर इसको समग्र तौर पे देखें तो कुछ-कुछ जगहों पे और बेहतर काम होने की गुंजाइश है। जैसे कोविड के टाइम में इतना अफ़रा-तफ़री का माहौल था, लाशें नदी में उतराती हुई दिख रही थीं और उतने वक़्त के आप सत्र को उठा के देखिए, कांग्रेस उतने वक़्त पेगासस मुद्दे को लोकसभा में उठा रही थी। ना केवल उठा रही थी बल्कि वॉकआउट कर रही थी। ऐसे समय पर जब कोविड का टाइम है, आप सरकार की गलतियों को बता सकते हैं, आप उनके समर्थन में खड़े हो सकते हैं या उनकी आलोचनाएँ कर सकते हैं। कम से कम उन उ उस वक़्त तो भरपूर आपके पास छूट थी, जनता का समर्थन भी था कि कर लेते, लेकिन आपको पेगासस की चिंता सता रही थी। आप इस बार देखें, जेपीसी अडानी, मुझे याद है कि मुलायम सिंह यादव से एक बार सवाल पूछा गया था, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनपुरी में थे, उनसे सवाल पूछा गया था, बात थी 2014 की, उनसे कहा गया था कि आप इस बार चुनाव में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के साथ जाएँगे? तो मुलायम सिंह जी ने बड़ा मासूम सा जवाब दिया था। उन्होंने कहा, "ये जनता को समझ में नहीं आएगा 2G स्पेक्ट्रम क्या है, हम तो सिर्फ बेरोज़गारी के साथ जाएँगे।" तो आप ये जो अडानी का मुद्दा लेके आ रहे हैं, जेपीसी का मुद्दा लेके आ रहे हैं, क्या आपने कभी बात करने की कोशिश की है किसी गाँव में दूर बैठे हुए व्यक्ति से कि उसको अडानी की चिंता है? उसे आपके जेपीसी की माँग के साथ खड़ा भी है कि नहीं? तो विपक्ष को आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जब राफेल की बात करते हैं, तो एक गाज़ीपुर में बैठा हुआ आदमी, एक पटना के बेगूसराय में बैठा हुआ आदमी को राफेल की चिंता है क्या? उसके किसी भी मापदंड में क्या राफेल शामिल है? अगर नहीं है, तो जनता के उन मुद्दों को छूइए। उसकी सड़क की, उसकी कानून व्यवस्था की, उसकी बेटी की पढ़ाई कैसे होगी, इसके बारे में सोचिए। उसको साफ पानी कैसे मिल पाएगा, इसके बारे में सोचिए। उसकी लाइफ को सरल कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में सोचिए। विपक्ष को अगर इस पक्ष में आना है, तो उसका एकमात्र रास्ता जनता का वोट है और जनता का वोट तभी मिलेगा जब आप जनता के मुद्दों को उठाएँगे। पेगासस का मुद्दा, ऑस्ट्रेलिया का मुद्दा, चाइना का मुद्दा, ये ल्यूटियंस ज़ोन के लिए हो सकता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर के इंटरव्यूज़ के लिए हो सकता है। लेकिन एक गाँव के या उड़ीसा में बैठे हुए किसी व्यक्ति को इस बातों से कोई मतलब नहीं। विपक्ष जितनी जल्दी इस बात को समझ जाएगा, उसके लिए आसानी होगी। देश में बेरोज़गारी, व्यवस्था, स्वास्थ्य की अगर बात करें या फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, तो क्या लगता है देश में क्या-क्या सुधार हुए हैं और क्या होनी चाहिए? विवेक जी, 2-3 खबरें मैं आपको अगर ऐसे बताऊँ और मैं आपसे उसका सन पूछूँ तो आप सन नहीं बता पाएँगे। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहली बारिश में जलमग्न हो गई सड़कें, ये किस सन की खबर है? ये हर सन की खबर, 2016 की भी है, 17 की भी है, 18 की। जैसे मैं आपसे खबर कहूँ, स्कॉलरशिप ना मिलने से छात्र हुए परेशान, उन्होंने किया प्रदर्शन, ये किस सन की खबर है? ये हर सन की खबर है। हर यूनिवर्सिटी में हर साल इस तरह की खबरें आती रहती हैं। बिजली जाने से हुए लोग हलकान, ये किस सन की खबर है? हर सन की खबर है। 2017, 18, 19, 20, देखिए देश की समस्याएँ जस की तस है। आपको ये समझना पड़ेगा, आप हर व्यक्ति को स्वास्थ्य तब तक नहीं दे पाओगे जब तक आपके पास जनसंख्या नियंत्रण का अच्छा फॉर्मेट नहीं होगा।
आपको ये समझना पड़ेगा कि एक व्यक्ति अपने घर को अपनी लोकेलिटी से बाहर करके अपने खेत में बना ले रहा है और वो चाह रहा है कि अब सरकार वहां तक सड़क लेके आए, पानी लेके आए। ये संभव नहीं हो पा रहा। तो ये इस पे पहले काम करना पड़ेगा। अगर आपको सब कुछ शिक्षा, स्वास्थ्य और सारी चीजें मुहैया सरकार की जिम्मेदारी करवा के अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। सरकार को पहले जनसंख्या नियंत्रण पे अच्छे प्रयास करने पड़ेंगे। न केवल जन जागरूकता से प्रयास होंगे, बल्कि ये भी बात करनी पड़ेगी कि इसके लिए वो क्या फायदा दे सकती है। अब भारत की जनता उस जगह पे है जहाँ पे वो एक हाथ दे, एक हाथ लेना चाह रही है। एक बहुत प्रयोग की बात हो रही थी कि सरकारी सेवाओं के लिए ऐसे ही लोगों को अनुमति दी जा सकती है जिनके केवल 2 ही बच्चे हों। तो इस तरह के प्रयोगों को आपको आगे लेके जाना पड़ेगा। जनसंख्या नियंत्रण पे आपको अच्छा-सा विचार करना पड़ेगा, 10-15 साल की रूपरेखा बनानी पड़ेगी, तब जाके स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा की व्यवस्थाओं के आप सुगमता या कम से कम सरलता दे पाएँगे। जी। सर, देश में ई-लाइब्रेरी और रोजगार आयोग का गठन को लेकर आपका क्या विचार है? बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। जिस तरीके से बदल रही हैं चीज़ें और मोबाइल का स्क्रीन टाइम आपका इतना समय ले लेता है कि आपकी पढ़ने की आदत छूटी जा रही है। और आप अगर पढ़ने की आदत छोड़ देते हैं, तो आप सवाल पूछने की आदत छोड़ देते हैं, आप विषयों की समझ आपकी कम होती जाती है। ई-लाइब्रेरी इतनी ज़रूरी चीज़ है, हालाँकि एनईपी में इसको शामिल किया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही है नवीन, उसमें उन्होंने ई-लाइब्रेरी की फैसिलिटी को अनिवार्य किया है। कि हर यूनिवर्सिटी अपने साथ इसको रखेगी, लेकिन बेहद आवश्यक है। और ये सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड पे नहीं, ये छोटे-छोटे जितने भी एनजीओ चलते हैं या जितने छोटे प्रयास चलते हैं, आपको आजकल गली मोहल्लों में कैफ़े खुल गए हैं जहाँ पे कॉफ़ी मिलती है। मुझे लगता है वहाँ पे भी आपको लाइब्रेरीज़ देनी चाहिए। और ये लाइब्रेरी सबसे पहले अमेरिका में स्टार्ट हुई, उसके बाद रसा ने इसको बहुत अच्छे से फ़ॉलो किया है और मुझे लग रहा है भारत में कल्चर बहुत अच्छा से डेवलप हो रहा है। चेन्नई में इतने वक़्त आपको बेहतरीन मात्रा में आपको दिखाई पड़ेगी। किंडल ने एक जो ऐप निकाला है, वो उसने लाइफ को बहुत आसान किया है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और इस पे आगे बढ़ना चाहिए विवेक जी। अब सवाल थोड़ा हटकर सर, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ और कैसे हुई? जी, लखनऊ से ही पढ़ा हूँ और सरस्वती शिशु मंदिर था और वहाँ से शुरुआत हुई। तो शायद इसी वजह से संस्कृत का अच्छा-सा ज्ञान है और वहाँ पे प्रार्थनाएँ इस तरीके से होती थी कि अ आत्मविश्वास बेहतर होता है। मुझे लगता है कि जहाँ से मैंने पढ़ाई की वहाँ से न केवल आत्मविश्वास मेरा बेहतर हुआ, बल्कि जीवन जीने की राह भी मिली। ग्रेजुएशन किया मैंने, फिर पॉलिटिकल साइंस में ही पोस्ट ग्रेजुएशन किया, डॉक्टरेट की डिग्री ली और लाइफ को कम से कम मैं उस अंदाज में जिस अंदाज में मैं जीना चाहता था, उस अंदाज में जी पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि सही है मेरी शिक्षा। सर, अक्सर आप एक्चुअली आप तो लेखक भी हैं, जीवन को एक अलग दृश्य में देखते हैं। अक्सर आप पोस्ट भी करते हैं जिसमें आपने एक लाइन लिखा है, विवाद से भले ही आप दूर हों लेकिन आप विवाद में पड़ सकते हैं। शत्रु से भले ही दूर हों लेकिन शत्रु के जाल में आप फंस सकते हैं। लोग दुख देंगे ही। जीवन के इस रहस्य को आप बताएं सर, और आप एक और लिखें उसमें, जिसमें संसार की परीक्षा, ईश्वर की प्रतीक्षा और अपनी समीक्षा करती रहने की बात आपने कही है। तो ओवरऑल क्या विश्लेषण है जीवन का? विवेक जी, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। आप मतलब कोई भी व्यक्ति। मुझसे बेहतर मुझे कौन जानेगा? मुझे मालूम है मेरे अंदर क्या कमज़ोरियाँ हैं और मेरे अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं। और इस बात को जितना ज़्यादा समीक्षात्मक मूल्यांकन मैं खुद के लिए कर सकता हूँ, शायद दूसरा व्यक्ति ना कर पाए। कई बार वो लिहाज़ करेगा, मेरे चेहरे पर नहीं बोलेगा। तो जब मैं कहता हूँ कि अपनी समीक्षा करते रहना चाहिए, तो ये बेहद आवश्यक है। संसार में कोई आदमी आपके ऊपर सवाल उठाए, उससे पहले आप खुद बैठें और खुद सोचें कि आज आपसे ये कैसे गलती हो गई। अगर ये गलती आपकी आदत बन गई, तो फिर क्या इसके परिणाम हो सकते हैं। तो और ईश्वर वो चीज़ है कि जो आपको बल देता है, साहस देता है। आकार कुछ भी हो सकता है। हम लोग जिस धर्म में हैं विवेक जी, वहाँ पर आप ईश्वर को पूछ के भी आस्तिक रह सकते हैं, ईश्वर को ना पूछ के भी आस्तिक रह सकते हैं। ईश्वर को मान के भी हिंदू रह सकते हैं और ना मान के भी रह सकते हैं। आपके यहाँ ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो भी आप हिंदू रह सकते हैं। तो वो बल जो आपको रहने ना रहने से भी प्राप्त होता रहता है, उसकी प्रतीक्षा और अपनी समीक्षा करते रहेंगे तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। विवेक जी, ओशो बहुत अच्छी चीज़ें कहते थे समाज के बारे में। वो कहते थे समाज हमेशा आपको मारने के लिए दौड़ेगा, वो कभी आपको सहलाएगा नहीं। समाज माँ नहीं होता, समाज पिता होता है। वो आपकी कमियाँ निकालेगा, वो आपको मारने के दौड़ेगा। आपको भागना नहीं है,
आपको बस डटे रहना है और वो जब आपकी कमियाँ निकाले उससे पहले आप अपनी कमियाँ खुद ही ढूँढ के रखे रहो, वो नहीं निकाल पाएगा। क्योंकि आपको मालूम है आपके अंदर कमियाँ क्या हैं, इसको कैसे सँभाल सकते हैं। तो बस ओशो की इसी लाइफ़ को पकड़े रखिए, इस लाइन को पकड़े रखिए, लाइफ़ आसान होती जाएगी। बिल्कुल सही आपने कहा, बहुत बड़ी बात आपने बोल दी। सर आपके जीवन में कोई आदर्श व्यक्ति हाँ, देखिए पूरी ल लाइफ़ ही आदर्श है लेकिन श्री राम जी ने जैसा जीवन जिया, मुझे लगता है विवेक जी वैसा हो पाना बहुत मुश्किल है। एक एक व्यक्ति जिसके सामने 2 भाई लड़ रहे हैं, सुग्रीव और वाली, उसके बावजूद उन्हें अपने भाइयों पे संशय मात्र की शंका नहीं, ना लक्ष्मण पर, ना वहाँ पे भरत, एक बार भी वो संशय नहीं करते। एक व्यक्ति जिसके सामने भाई भाई से कपट कर रहे हैं विभीषण और रावण, लेकिन उन्हें ये कभी भी बीच में मन में विराग नहीं आता कि मेरे भाइयों के मन में भी मुझे लेकर ऐसा विचार आ सकता है। हर जगह छल, हर जगह छलावा, लेकिन भगवान राम के ऊपर ये नहीं आ रहा है कि ये छल मेरे साथ भी हो सकता है। वो जिसके साथ खड़े हैं उस पे विश्वास कर रहे हैं कि हाँ, ये पूर्ण रूप से मेरे साथ ही होगा। तो ये जो विश्वास पैदा होता है, ये जो आपको ताकत देते हैं, हर किसी को साथ लेकर चलने की, वनवासियों को साथ लेकर चल रहे हैं, सबरी के साथ में बैठ के खा रहे हैं, सीता नहीं भी हैं, फिर भी पदच्युत नहीं हो रहे हैं। उनके विरोध में भी वो बिल्कुल भी संयम है और शांत है। भाई को मरणासन में देख रहे हैं, अब वो क्या मुँह लेके जाएँगे कि पत्नी का अपहरण हो गया, भाई मरणासन पड़ा है, उसके बावजूद भी वो उस संसार में टिके हुए हैं क्योंकि उनको अंत तक लड़ना है। आप कई चीज़ों को खो देते हैं, कई चीज़ों को छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर राम बनना है तो आपको यही समझना है कि आपको खड़े रहना है, अंत तक लड़ना है, जीत फिर आपकी ही होगी। बिल्कुल सर। जाते-जाते सर एक लाइन में संदेश युवाओं के लिए, बस एक लाइन में। जी, आप लोग सब लोग पढ़िए, जानिए, सवाल उठाइए और सवाल उठाने के कई तरीके हैं, सोशल मीडिया का अच्छा उपयोग कीजिए, राजनीति को समझते रहिए और कम से कम उन चीज़ों को ज़रूर समझिए जो आपके सामने बदलाव ले रही हैं, ख़ास के इंटरनेट को। इंटरनेट जिस तरीके से बदल रहा है, उस पे नज़र बना के रखिए, निश्चित तौर पे आपके कदम-ताल देश को आगे लेके जाएगी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर न्यूज़ प्लस 24 में जुड़ने के लिए और अपने ही अंदाज में हर सवालों का जवाब देने के लिए। धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ प्लस 24 के साथ। नमस्कार।